Hello guys, welcome all of you to lecture number 10 of रे ऑप्टिक्स। आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। लेंस मेकर फॉर्मूला उससे पहले रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर के कॉन्सेप्ट्स के साथ डेरिवेशन के साथ हमने उसे कंप्लीट किया। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कुछ बताए हैं उसमें। अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, हमारी आईज भी ह्यूमन आई है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे हम इमेज देखने का काम कर रहे हैं। तो ये सब ऑप्टिकल डिवाइस हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं एक तरह से। और हम आईज के डिफेक्ट के बारे में नहीं जानेंगे डिटेल में इस सिलेबस के अंदर, लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई इन्फिनिटी तक देख सकती है, यानी फार पॉइंट इन्फिनिटी पर है, और 25 सेंटीमीटर पर क्लोज लाकर क्लियरली देख सकती है, जिसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। 25 सेंटीमीटर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं उसे हम। डिफेक्ट होने पर हो सकता है दूर का क्लियर ना दिखाई दे, पास का क्लियर दिखाई दे, मायोपिया। हो सकता है पास का क्लियर दिखाई ना दे, दूर का क्लियर दिखाई दे, हाइपरमेट्रोपिया। उसके अकॉर्डिंग चाहेगा ऑब्जर्वर कि कहां इमेज बने। जैसे दूर का क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, वो चाहेगा नजदीक रखकर मैं देखूं चीजों को, क्योंकि उसे क्लियर दिखाई देगा वहां पर। जिसे क्लोज लाने पर साफ दिखाई नहीं दे रहा, वो चाहेगा कि वो दूर रखकर देखे उसे, ताकि उसे क्लियरली दिखाई दे इस तरह से भी। और जिसमें दोनों ही डिफेक्ट हो गए हैं, उसके लिए हम प्रेस बायोपिया है वो, उसके लिए हम जानते हैं दो तरह के लेंसेज होते हैं, फोकल बाईफोकल लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का यूज करते हैं। लेकिन हम ऐसे कुछ डिफेक्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी, एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। तो अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला नाम आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला नाम जिसका आएगा वो है सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे हम। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास को कहा गया है। तो सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस जो मैंने कंसीडर किया, सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस है सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप को जानेंगे क्या होता है, कहाँ इमेज बनती है, कैसे काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं प्रिंटिंग देखने के लिए, छोटी प्रिंटिंग्स बड़ी दिखाई देती है आपको। अक्सर ऐसा आप बैंक में जाएंगे तो वहां पर आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि सबसे छोटे अक्षर बैंक वाले और पॉलिसी वाले ही लिखते हैं वही, ताकि इंसान ध्यान से ना पढ़े उनको। तो मैग्नीफाइंग ग्लास वहां पर अवेलेबल होता है पढ़ने के लिए छोटी छोटी प्रिंटिंग्स को। कैसे आप छोटी प्रिंटिंग्स को बड़ा देख पाते हैं? ये माइक्रोस्कोप अक्सर आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में भी आया होगा। जब आप एक ज्योमेट्री खरीद कर लाते जिसमें प्रोटेक्टर, स्केल, डी और पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इस तरह की चीजें होती थी, तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी कभी कभी उस ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता था आपको, जिससे देखने पर आपकी लिखी हुई चीजें आपको कॉपी में बड़े साइज की दिखाई देती थी। क्यों? सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास कह देते हैं उसे, सिंपल माइक्रोस्कोप को। और ये इसके पहले केस की बात कर रहा हूं मैं, किस तरह से काम करेगा। when the image is formed at least distance of distinct vision,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट पर है। मान लीजिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो नियर पॉइंट पर इमेज देखना चाहता है। ऑब्जर्वर चाहता है कि इमेज कहां पर बने, नियर पॉइंट पर बने, क्योंकि उसकी पास की नजर बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है उसकी दूर की भी करेक्ट हो, नॉर्मल ह्यूमन आई हो, लेकिन अगर दूर की देखने में डिफेक्ट होगा तो वो खास तौर पर चाहेगा कि नियर पॉइंट पर क्या बन जाए, इमेज बन जाए। मान लीजिए ऐसा ऑब्जर्वर है जिसे पास का क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, एक एक चीज पहचान पा रहा है, हो सकता है दूर का दिखाई ना दे रहा हो। तो इस वक्त हमारा ऑब्जर्वर नियर पॉइंट पर इमेज देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर पर इमेज देखना चाहता है। मैग्नीफाइंग ग्लास को हम अपने आंखों के पास लाएंगे और एक बड़ी इमेज कैसे देखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करिए, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ और नहीं, मात्र एक कॉन्वेक्स लेंस है और यही एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर किया आपने। ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, एक फोकस होगी, एक 2F भी होगा इस तरफ, और ऐसे ही एक फोकस इधर भी होगी, और जितनी इधर है उतनी इधर दिखाएं, कोई गड़बड़ ना हो, और इस तरह से एक 2F भी होगा। तो इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस हमने कंसीडर किया, और इस कॉन्वेक्स लेंस का छठा केस कंसीडर करिए भाई। छठा केस कंसीडर करिए, अगर आप इंफिनिटी पर रखेंगे पहला केस, इमेज फोकस पर बनेगी, वो तो बहुत ही छोटी इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है। अगर बियॉन्ड 2F होंगे तो F एंड 2F के बीच में भी छोटी बनेगी, 2F पर सेम साइज की बनेगी। उसके बाद बड़ी बनना स्टार्ट करेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। मुझे सीधा देखना है इसको। जब आप फोकस से अंदर आ जाओगे, जब आप ऑब्जेक्ट को लेकर फोकस से अंदर आ जाओगे, F और O के बीच में आ जाओगे, तो ये एक ए बी ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर करें। ये एक ए बी ऑब्जेक्ट है जो हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, कुछ u डिस्टेंस पर रख दी गई है। ये लेंस से इसका डिस्टेंस u कंसीडर किया मैंने। ये ऑब्जेक्ट कुछ u डिस्टेंस पे रख दी गई है। इससे एक रे पैरेलल आई गई, इससे एक रे पैरेलल आई है। पैरेलल आने वाली ये रे तो फोकस पर चली गई भाई, पैरेलल आने वाली ये रे तो फोकस से चली गई है इस तरह से। और इसके बाद एक रे ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर करिए आप, और ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी, सीधी चली जाएगी। भाई ये दोनों रेज इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होने लगी हैं, ये दोनों रेज इस डायरेक्शन में डाइवर्ज होने लगी हैं, इधर कहीं जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस केस में। अगर ऑब्जर्वर देखेगा यहाँ पर, तो एक ऑब्जर्वर जब यहाँ पर देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को क्या करना होगा, प्रोड्यूस कर देखना होगा भाई। इस ऑब्जर्वर को प्रोड्यूस कर देखना होगा, और जब वो प्रोड्यूस कर देखेगा इसको, लाइट को, उसे लगेगा इस तरह से। उसे प्रोड्यूस करने पर लगता है कि लाइट कुछ इस डायरेक्शन से आई है, इस लाइट को प्रोड्यूस किया उसने, इसको भी प्रोड्यूस किया उसने इस तरह से। ये दोनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक वर्चुअल इमेज बनेगी और एनलार्ज्ड साइज में बड़ी बनेगी। एक ए डैश बी डैश यहां पर बनेगी इमेज इस तरह से। तो एक ए डैश बी डैश इस केस में बड़ी इमेज दिखाई देगी, सीधी दिखाई देगी, इरेक्ट है, वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है। इस छोटी ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी दिखाई दे रही है। इस केस में जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के पास कॉपी लेकर आते हैं, प्रिंटिंग लेकर आते हैं, न्यूज़पेपर लेकर आते हैं, तो वो प्रिंटिंग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी गई है और उसकी एक
बड़ी इमेज बनती है जो हमें दिखाई दे रही है इस तरह से, इसलिए हमें बड़ी इमेज दिखाई देती है इस केस में। तो इसलिए हमें बड़ी इमेज दिखाई देती है इस केस के अंदर इस तरह से, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस तरह से काम कर रहा है। तो अब हमें जानना है मैग्नीफिकेशन के बारे में। हम लेंस के बारे में पहले लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ते थे। लीनियर मैग्नीफिकेशन का मतलब था कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हम ऑप्टिकल डिवाइसेस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे वो किस तरह से है। भाई ऑब्जेक्ट कुछ u डिस्टेंस पे रखी थी आपने और इमेज किसी v डिस्टेंस पर बन गई होगी, और u की वैल्यू एग्जैक्टली ऐसी सिलेक्ट करिए। भाई आप मैग्नीफाइंग ग्लास को मूव कराकर ये एडजस्टमेंट कर सकते हो कि एक टाइम पर u जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, वो u की वैल्यू एग्जैक्ट ऐसी हो गई है कि v की वैल्यू d के इक्वल हो गई है। जो डिस्टेंस है इमेज का वो d के इक्वल हो गया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। अगर ये ऑब्जर्वर देखने वाला बिल्कुल यहां से डिस्टेंस होगा, हम लेंस को अपनी आंखों के पास रखते हैं, ये ऑब्जर्वर यहां पर ऑप्टिकल सेंटर पर है, तो ये लाइट आंखों में गई है, इसने इमेज यहां देखी। अगर ये नॉर्मल ह्यूमन आई है तो ये चाहेगा 25 सेंटीमीटर पर इमेज बन जाए, डी की वैल्यू 25 है। कोई डिफेक्टेड आई है, उसे 25 पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा दूर 40 सेंटीमीटर पे दिखाई दे रहा है, तो 40 पे इमेज बनाना चाहेगा। लेकिन ये पहला केस जो था वो है जब इमेज हम कहां पर देखना चाहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। ये ऑब्जर्वर जो है वो अपने नियर पॉइंट पर इमेज देखना चाहता है, और अगर ये नॉर्मल ह्यूमन आई है तो इसका नियर पॉइंट ये 25 सेंटीमीटर रहा होगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल में गिवन होगा। तो u की वैल्यू एग्जैक्ट ऐसी करी हमने कि d डिस्टेंस पर जाकर इमेज बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर जाकर ये इमेज बन जाए, और इस तरह से इमेज बन गई। अब आई है मैग्नीफिकेशन की बारी, और मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नीफिकेशन की क्या डेफिनेशन होगी, मैं मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा आपको। मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन में, एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम यहाँ पर वो लेंस वाली वो h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u वाली मैग्नीफिकेशन की बात नहीं करेंगे। हो सकता है फॉर्मूला वही आ जाए डेराइव कर, लेकिन डेफिनेशन अलग होगी, तरीका अलग होगा। हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, और एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन में भी बोलूंगा, आप लिखेंगे। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन m, मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। और भाई ये मैग्नीफिकेशन क्या कही गई है, ये रेशो है एंगल्स की, इसीलिए ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। और किस तरह के एंगल की, ये रेशो है बीटा जो एंगल बनाया, बीटा जो एंगल बनाया इमेज ने, और डिवाइडेड बाय अल्फा जो एंगल बनाया ऑब्जेक्ट ने, जब दोनों ही कहां पर हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन में आप डेफिनेशन लिखें इस तरह से कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट at eye when both are placed at least distance of distinct vision। ये डेफिनेशन आप लिखें, मैंने बोला है आपको, और आप इसे लिखें तो आप मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन लिख पाएंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की, एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा सबटेंडेड बाय इमेज एट आई to the angle alpha subtended by object at eye when both are placed at least distance of distinct vision। जब दोनों को ही d डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो आई के साथ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर कितना एंगल बनाएंगे, उसे
उसे मैग्नीफिकेशन कहेंगे रेशियो को। और भाई अगर मैं बात कहूं आपको कि ये इमेज यहाँ बनी है, इमेज में ए पॉइंट से जो ये लाइट है ये ओ पॉइंट पर आई है, ये वाली, तो ये वाली लाइट जो इमेज से ये लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो इमेज से ये जो लाइन आई है ओ पॉइंट पर ये लाइन आई है, तो इस लाइन ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल यहां पर बनाया है बीटा, एंगल यहां पर बनाया है बीटा। ये बीटा एंगल किसने बनाया है? इमेज ने बनाया है। इमेज कहां पर है? डी डिस्टेंस पर है। तो इमेज से जो लाइट आई है इस लाइट ने यहां ओ पॉइंट पर आई, या ये ह्यूमन आई यहीं पर तो है भाई, हम बिल्कुल लेंस के पास देखते हैं इस तरह से। तो ये ए पॉइंट से और इमेज से आने वाली जो लाइन है इसने ओ पॉइंट पर कितना एंगल बनाया भाई? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाया है इमेज ने। ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगी? लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमारी कुछ यू डिस्टेंस पर है, फोकस के अंदर है, और मैंने कहा जब दोनों ही डी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो एज्यूम कर लीजिए भैया आप इस तरह से कि ये ऑब्जेक्ट ए बी अगर यहां पर रख दी जाए भाई, सोचा जाए इस तरह से, सोचिए, इमेजिनेशन डालिए अपने अंदर कि ये ऑब्जेक्ट मान लो यहीं पर रखी हुई होती, डी डिस्टेंस पर रखी होती, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाती? ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाती इस ओ पॉइंट पर? इस तरह से ड्रॉ करिए, ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाती? वो अल्फा कहलाता है। ऑब्जेक्ट को भी मैंने कहां पर रख दिया? डी डिस्टेंस पर कर एज्यूम किया भाई। ऑब्जेक्ट तो कहां पर रखी हुई है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, बट सोचा मैंने कंपेयर करने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट भी अगर कहां पर होती? डी डिस्टेंस पर, तो ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाती ओ पॉइंट पर वो कहलाता अल्फा, और ये जो इमेज यहां पर डी डिस्टेंस पर रखी हुई है इसने जो एंगल बनाया वो एंगल कहलाएगा बीटा। और बीटा जो एंगल, भाई आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते थे 10th क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, तो हम दो हाइट्स को कैसे कंपेयर करते हैं? एक ही जगह खड़े हो जाते हैं और एक टावर को देखते हैं, और उससे भी बड़ी बिल्डिंग होगी तो और ऊपर देखेंगे तो वो एंगल बढ़ेगा। ये एंगल अल्फा है, एक में बीटा। एंगल की जो रेशियो आएगी वही मैग्नीफिकेशन होगी इस केस में भाई। तो बीटा एंगल इमेज ने बनाया है डी डिस्टेंस से, और अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया है डी डिस्टेंस से, और बीटा बाई अल्फा इस रेशियो को ही क्या कहेंगे? मैग्नीफिकेशन कहेंगे। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी? लेकिन भाई बीटा को नियरली इक्वल टू 10 बीटा लिखिए, स्मॉल एंगल्स हैं, और अल्फा को नियरली इक्वल टू 10 अल्फा लिखिए और ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर लगाइए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है भाई? 10 बीटा, ये बीटा एंगल बन रहा है, 10 बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये जो छोटा ट्रायंगल है ए बी ओ, बीटा हालांकि बड़े ट्रायंगल में भी बन रहा है, लेकिन मैं छोटे से भी तो वैल्यू निकाल सकता हूं भाई इसकी। 10 बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये ए बी परपेंडिकुलर है और ये ओ बी बेस है। 10 बीटा परपेंडिकुलर ए बी और अपॉन में बेस यू है, यू डिस्टेंस, और इधर के डिस्टेंसेस माइनस के होंगे। ऐसे ही 10 अल्फा, ये अल्फा है तो इसका परपेंडिकुलर भी ए बी है, ये ए बी ऑब्जेक्ट को तो यहां रख दिया भाई, तो ए बी और अपॉन में ये ओ बी डैश यानी डी के इक्वल हो जाएगा। तो 10 बीट अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर ए बी और अपॉन में ये बेस में डी डिस्टेंस आ जाएगा। ए बी से ए बी क्या होगा? कैंसिल होगा, माइनस से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बना, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बना, डी ऊपर चला जाएगा, डी बाई यू बना है, डी अपॉन में यू बनेगा फॉर्मूला, डी अपॉन में यू मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है भाई, डी अपॉन में यू मैग्नीफिकेशन का क्या है? फॉर्मूला है। तो मैग्नीफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप था ये, और सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने डायग्राम से समझाया
कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज कहाँ बनेगी, बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है हमारे लिए। मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन की बात होगी, बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा लिखूं, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं दो ट्रायंगल्स में, और मैग्नीफिकेशन d अपॉन में u। इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है, और वो कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में u नहीं गिवन होगा, सिर्फ ये कहा जाएगा फोकल लेंथ इतनी है और d डिस्टेंस पर, तो u को रिप्लेस करना चाहता हूं भाई बाई लेंस फॉर्मूला में। बाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला कहता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई f। तो 1 अपॉन में v की वैल्यू कितनी है, d के बराबर। भाई ये जो d है ये v तो है, इमेज बनी है जहां जाकर, और d माइनस का है, u भी हमारा माइनस की वैल्यू है, कुछ u ही मान ली मैंने वैल्यू, और इधर के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं तो u मेरे पास माइनस का है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, माइनस 1 अपॉन में d प्लस 1 अपॉन में u इक्वल्स टू 1 अपॉन में f। और भाई 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f प्लस 1 बाई d। मुझे d बाई u की वैल्यू चाहिए, d से मल्टीप्लाई कर दो, d अपॉन में u इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा और ये 1 प्लस d बाई f हो जाएगा। हेंस d बाई u मतलब मैग्नीफिकेशन का इस तरीके से एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास कि आप d बाई u भी लिख सकते हैं और आप 1 प्लस d बाई f भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में u की जरूरत ही नहीं है हमें बस ये बता दिया जाए कि इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है और कहां पर आप इमेज बनाना चाहते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला d बाई u भी यूज किया जा सकता है अगर आपको u गिवन है तो, या फिर 1 प्लस d बाई f भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ अगर हमसे इस तरह से पूछा जाए, हमसे कहा जाए कि a simple microscope of focal length 5 centimeter produces an image at least distance of distinct vision, find मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करिए। तो भाई अब मैग्नीफिकेशन हम सिंपल माइक्रोस्कोप की जानते हैं जब नियर पॉइंट पर इमेज बने 1 प्लस d बाई f। नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का और 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, सोल्व करेंगे मैग्नीफिकेशन 6 आएगी, कोई यूनिट्स नहीं होंगी क्योंकि दो एंगल की रेशियो ही तो है, कोई यूनिट्स नहीं होंगी। तो हर बच्चे को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पेपर में रे डायग्राम बनाना आ सकता है, पेपर में उसकी मैग्नीफिकेशन भी पूछी जा सकती है, या पेपर में सिर्फ रे डायग्राम आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन नहीं पूछी जाएगी, या फिर पेपर में मैग्नीफिकेशन के साथ साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिंपल माइक्रोस्कोप ही पढ़ रहे हैं भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप का बी केस नंबर 2 भाई। दूसरे केस को कहते हैं अगर ऑब्जर्वर चाहता है कि इमेज कहां पर बने, इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जर्वर चाहता है कि इमेज इन्फिनिटी पर बने तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगी, रे डायग्राम क्या होगा, when image is at infinity। अगर हम चाहते हैं कि इमेज कहां पर बन जाए, इन्फिनिटी पर बन जाए जाकर, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस भी कहते हैं भाई, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस भी कहते हैं, इसे रिलैक्स्ड आई का केस भी कहते हैं, इसे रिलैक्स्ड आई का केस भी कहते हैं।
क्योंकि जब हम दूर की चीजों को देखते हैं तो हम अपनी आंखों को रिलैक्स कर देते हैं, फोकस कम करते हैं। पास की चीजें देखने में हम फोकस करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है हमें, और इन दूर की चीजें देखने में ये रिलैक्स जो होती है आईज हमारी, हम अपनी सिलेरी मसल्स को रिलैक्स करते हैं और इमेज इन्फिनिटी पर बनानी है हमें तो इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कह सकते हैं या इसे रिलैक्स्ड आई का केस भी कह सकते हैं। और इस रिलैक्स्ड आई के केस में किस तरह से कब कहां पर इमेज बनेगी भाई, अब की बार ऑब्जर्वर क्या चाहता है, अब की बार ऑब्जर्वर ये चाहता है कि इमेज इन्फिनिटी पर बने। हो सकता है जो हमारा ऑब्जर्वर है उसे इन्फिनिटी का क्लियर दिखाई दे रहा है, उसे पास का दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है पास का क्लियर दिखाई ना दे लेकिन इन्फिनिटी का क्लियर दिखाई दे रहा है। डिफेक्ट हो सकता है आईज के अंदर, ऐसा हो सकता है कि डिफेक्ट है और दूर का तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं दे रहा। यानी ऑब्जर्वर चाहेगा इमेज कहां बने, दूर बने, इन्फिनिटी पर बने मान लो। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई कॉन्वेक्स लेंस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इस कॉन्वेक्स लेंस की, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है और ये 2F है इस तरह से, और अब इधर एक फोकस है, इधर भी एक 2F है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस मैंने कंसीडर किया। आप सभी जानते हैं इमेज इन्फिनिटी पर तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होती है। तो अब की बार अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया भाई, अगर अब की बार आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया है इस तरह से, तो फोकस पर अगर आपने ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया है इस तरह से, तो अब जो डिस्टेंस था ना u, वो u किसके इक्वल हो गया है, f फोकल लेंथ के ही इक्वल हो गया है, फोकल लेंथ के ही इक्वल हो गया है इस बार। तो फोकल लेंथ के इक्वल जब हो गया है, एक रे पैरेलल आई, मैंने ऑब्जेक्ट को ही फोकस पर रख दिया है भाई, फोकस से अंदर रखूंगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, एनलार्ज बड़ी बनेगी और इरेक्ट सीधी बनेगी और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रख दिया है अगर, तो ऑब्जर्वर के लिए रेज पैरेलल होंगी। कैसे, एक रे पैरेलल आई, पैरेलल आने वाली रे ऑब्जर्वर के लिए ये इस लेंस के फोकस से जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से कंसीडर की जाए तो ये सीधी चली जाएगी भाई इस तरह से, किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं मुड़ेगी इस तरह से भाई, किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं मुड़ेगी और चली जाएंगी। और ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए ये जो लाइट्स हैं ये पैरेलल हो गई भाई, ऑब्जर्वर के लिए ये रेज पैरेलल हो गई हैं, और जो रेज पैरेलल हो गई हैं देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट भाई पैरेलल आई है। तो पैरेलल लाइट कहां से आती है, इन्फिनिटी से आती है। लाइट्स ऑब्जेक्ट से पैरेलल कब आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं। इस देखने वाले ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट कुछ यहां से आई होगी इस तरह से, ऐसे ही इसे प्रोड्यूस करेगा, ये यहां से आई होगी इस तरह से, इसे दोनों रेज पैरेलल लगेगी कि लाइट पैरेलल आई है और इसलिए कहीं इन्फिनिटी पर इसके लिए इमेज बन रही होगी। तो ऑब्जर्वर भाई, बात ये नहीं है कि इसे इमेज इन्फिनिटी पर दिख रही है, बात ये है कि पैरेलल आने वाली लाइट्स को मेरी आईज कन्वर्ज, भाई मैं ये चश्मा हटा दूं तो पैरेलल आने वाली लाइट्स को मैं कन्वर्ज नहीं करा पाऊंगा, मुझे दूर का दिखाई नहीं देता भाई, पास से आने वाली को कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए मैं नजदीक डी डिस्टेंस पर इमेज बनाना चाहूंगा पहले केस की तरह। लेकिन किसी को दूर का देखने में प्रॉब्लम है, सॉरी पास का देखने में प्रॉब्लम है पर दूर का क्लियर दिखाई दे रहा है, यानी पैरेलल आने वाली लाइट्स उसकी रेटिना पर पहुंच रही है तो वो चाहेगा लाइट्स ये दूर से आए। तो इस केस में ऑब्जर्वर के लिए तो लाइट्स पैरेलल आई हैं, यानी वो क्लियरली देख पाएगा इन्हें और उसे लगेगा कि ये लाइट्स कहीं पैरेलल, ये लाइट्स कहीं दूर से आई होगी भाई इन्फिनिटी से, क्योंकि पैरेलल आ रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी कहीं पर भाई।
तो इस बार ऑब्जेक्ट f डिस्टेंस पर है और इमेज कहीं इंफिनिटी पर बन रही है, तो भाई मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी? एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगी? तो भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? भाई फिर से वो रेशियो चाहिए। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन अभी बोल दूंगा मैं आपको, लेकिन भाई ये फिर से रेशियो है बीटा एंगल जो इमेज ने बनाया। कहां से बनाया है? इंफिनिटी से बनाया है, क्योंकि इमेज कहां पर है? इंफिनिटी पर है। तो इमेज कहीं इंफिनिटी पर बन जाएगी, ये लाइट उससे आई है, इसने आकर यहां पर फिर से एंगल बीटा बनाया है। तो भाई इंफिनिटी कहीं भी ये इमेज बन जाए जाकर, उस इमेज से ही तो ये लाइट आई है भाई, और ये लाइट वहीं से आई है, तो ये O पॉइंट पर आकर कुछ बीटा एंगल बना लेती है भाई। ये बीटा एंगल हो गया यहाँ पर। तो बीटा की वैल्यू हम इस छोटे ट्रायंगल से निकाल लेंगे। और इमेज भी, इमेज ऑब्जेक्ट अगर d डिस्टेंस पर रखकर देखी जाती है, ऐसा अपने मन में एज्यूम करिए कि AB ऑब्जेक्ट को मैंने इस O पॉइंट से d डिस्टेंस पे रख दिया है। तो ये मैं अलग से डायग्राम में दिखा रहा हूं ऐसे। भाई मान लो ये AB ऑब्जेक्ट है और ये d डिस्टेंस पे रख दी गई है यहां से, तो ये जो एंगल बनाएगी O पर वो अल्फा होगा। बट मैं यहां से रब कर रहा हूं, मैं यहां नहीं दिखाऊंगा, इस डायग्राम में बहुत भीड़ हो जाएगी, मैं अलग से दिखा रहा हूं। यूं ये O पॉइंट कौन है? ऑप्टिकल सेंटर है। ये O पॉइंट कौन है? ऑप्टिकल सेंटर है। और इस ऑप्टिकल सेंटर से d डिस्टेंस पर आ जाइए आप, और इस ऑप्टिकल सेंटर से d डिस्टेंस पर आ जाइए आप। और जब d डिस्टेंस पर आप इधर आ जाओगे तो इस ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है O के साथ, वो एंगल क्या कहलाएगा? अल्फा एंगल कहलाएगा। इसे अल्फा एंगल कहलाएगा। अपनी इमेजिनेशन में डालिए कि आप इस ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पे रख दीजिए, d डिस्टेंस पर रख दीजिए, तो इस ऑब्जेक्ट ने O पर जो एंगल बनाया होगा वो एंगल क्या कहलाएगा? अल्फा। और इमेज ने इंफिनिटी से जो एंगल बनाया है वो एंगल यहाँ पर क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। और इनकी रेशियो ही क्या कहलाएगी? मैग्निफिकेशन कहलाएगी। स्मॉल एंगल्स के लिए मैं बीटा को 10 बीटा और मैं अल्फा को 10 अल्फा लिख दूंगा। अगर ऐसा होगा तो अब मैं 10 बीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर फिर इस ट्रायंगल में ए बी है और बेस फोकल लेंथ है, और 10 अल्फा परपेंडिकुलर ए बी और अपॉन में बेस डी है, तो ए बी अपॉन में डी। ए बी से ए बी माइनस से माइनस कटने पर मैग्निफिकेशन इंफिनिटी के केस में डी बाई एफ लिखी जाएगी। इंफिनिटी के इस केस में मैग्निफिकेशन डी बाई एफ कही जाएगी। ऐसा क्यों कहा है हमने? पिछली बार मैग्निफिकेशन d अपॉन यू आई थी, और इस बार u की जो वैल्यू है ना, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो f के इक्वल हो गया है, तो d बाई एफ इस केस की मैग्निफिकेशन होगी। ये सिंपल केस था इस तरह से। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है, और इस सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस यहाँ पर। एक बार जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट पर बनती है, एक बार ये इमेज इंफिनिटी पर बनती है, जिसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कहेंगे, और जिसे नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कहेंगे, जिसे रिलैक्स आई का केस भी कहा जा सकता है। एंगुलर मैग्निफिकेशन इस सेकंड केस की ये होगी, आप लिखिएगा एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप is defined as the ratio of angle beta subtended by image from infinity at I, infinity से at I पे बनाया है, from infinity at I to the angle alpha subtended by object when placed at least distance of distinct vision at I। तो दोनों की रेशियो है, एक इंफिनिटी से जो एंगल बना रही है और एक d डिस्टेंस पर बैठकर जो एंगल बनाए, इस रेशियो को कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। दोनों केस की जान ली है हमने। जब एक बार इंफिनिटी पर इमेज बनी है
और एक बार नियर पॉइंट पर इमेज बनी है। इसी तरह से ये माइक्रोस्कोप इतना काफी नहीं है कि ये आपको सेल्स देखने में यूज कर सके, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स देखने में यूज करे। तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप प्रिंटिंग वगैरह देखने में यूज किया जा सकता है। दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भाई जो आपको बायो लैब में रखा हुआ मिलेगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो आपने 10th क्लास में भी देखा होगा या फिर मेडिकल वाले बच्चे अब 12th में देख रहे होंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिससे बहुत बारीक सी चीज, बहुत छोटी चीज, वही एक सेल जिसे आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है या ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल है, इतना छोटा होता है कि आप उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, आप उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाएंगे। आप उसे सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे भाई, क्योंकि वो बहुत छोटा है। सिंपल माइक्रोस्कोप उसकी इतनी बड़ी इमेज नहीं बना पा रहा कि आप उसे देख पाएंगे, इसलिए हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी फिर दो केस होंगे। ये पहला केस when image is formed at, ये पहला केस when final image is formed at near point, when final image is formed at near point d distance पर, जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो फाइनल इमेज अगर नियर पॉइंट पर बनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनी है, 25 सेंटीमीटर पे बनी है एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, उस केस की बात करने वाले हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस का यूज किया गया है। एक अकेला लेंस तो इतना काफी नहीं था, एक अकेला लेंस इतना काफी नहीं था कि वो बड़ी इमेज बना सके, तो इसके अंदर दो लेंस होते हैं इस तरह से। एक लेंस यहाँ, एक थोड़े गैप पर यहाँ पर बनाऊंगा मैं इस तरह से, दो लेंस होते हैं। और वही दो लेंस अगर होते हैं तो आपको बड़े तरीके से डायग्राम को समझना होगा, एक एक बात को समझिए। ये पहला लेंस है, आपने अगर माइक्रोस्कोप को देखा है तो एक ट्यूब होती है, उसमें इस तरह से ऊपर एक छोटा सा होल होता है जिस पर आईज रखकर हम देखते हैं। एक लेंस नीचे रखा हुआ होता है जिसके नीचे स्लाइड को रखा जाता है भाई, यानी ये एक लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। और ये पहला लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखी जाएगी इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये पहला लेंस जिसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये एक लेंस है C1, इसका ऑप्टिकल सेंटर नाम दिया, F मैंने एक फोकस है, और ये 2F होगा इस तरफ भाई। ऐसे ही यहाँ पर भी एक फोकस होगी F, और यहाँ पर भी एक 2F होगा इस तरह से भाई। फिलहाल मैंने ये क्या किया भाई, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसकी फोकस को F0 और 2F को 2F0 नाम दिया है, क्योंकि यहाँ दो लेंस आने वाले हैं। तो ये पहला लेंस यहाँ पर रखा मैंने, इस पहले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। इसके सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, और भाई मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस के पास रख दिया है, फोकस के अंदर नहीं रखा भाई। फोकस के अंदर रखूंगा तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा यहीं पर, फिर तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो जाएगा। मुझे बड़ी इमेज बनानी है इसकी, मैंने इसको फोकस से थोड़ा सा बाहर रखा, इस ए बी ऑब्जेक्ट को थोड़ा फोकस से बाहर रखा, इसका इस लेंस से डिस्टेंस u होगा, मैंने इसे u0 नाम दिया इस तरह से। इतना कंसीडर करने के बाद एक रे पैरेलल कंसीडर करिए, ये पैरेलल आने वाली रे इसकी फोकस पर जाएगी। एक रे ऑप्टिकल सेंटर पर भेजिए, ऑप्टिकल सेंटर वाली ये रे सीधी चली जाएगी, और ये दोनों रेज एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों रेज एक जगह जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर एक A डैश B डैश इमेज बनेगी। इमेज कितनी दूर जाकर बनी है,
उस डिस्टेंस को वी नॉट कहा जाना चाहिए। और ये अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो इस इमेज की हाइट h डैश है। तो इतनी बातें पहले एक लेंस के लिए आप कंप्लीट करें कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक ऑब्जेक्ट फोकस 2f और f के बीच में है, तो बियॉन्ड 2f एक इमेज बन गई है जो कि साइज में बड़ी बनी होगी, क्योंकि f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा तो बियॉन्ड 2f जो इमेज बनी है जाकर वो बड़ी बनी है, और बड़ी बनी है वो इमेज जाकर। और लेकिन ये इमेज अभी इतनी बड़ी नहीं बनी है कि ये सेल, अगर ये एक ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल है तो, या कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप देख पाए इतनी बड़ी इमेज ये अभी नहीं बनी है। तो इसे और बड़ा बनाने की जरूरत थी, तब आप देख पाएंगे। और इसे और बड़ा बनाने के लिए इसे और बड़ा बनाने के लिए मैंने एक और लेंस यहाँ पर रखा है, इसे आईपीस कहा जाता है भाई। एक और कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है भाई, और ये डायग्राम में देख पाएंगे आप कि ये दूसरे वाला लेंस इस लेंस से बड़ा होता है। माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होता है ये वाला लेंस, और ये लेंस है आईपीस में। इस लेंस का नाम है आईपीस, हम इसे कहते हैं आईपीस भाई। इसके सामने ऑब्जर्वर होगा। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायो लैब में देखने को मिलता है। ऊपर से जहां से आप देख रहे हैं, आपकी आईज जहां पर है, यहां पर वो लेंस आई लेंस है। नीचे जहां ऑब्जेक्ट को रखा है आपने, वो नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को रखा और इसकी एक इमेज यहाँ पर आकर बन गई है। और यहाँ पर जब आकर इमेज बन गई है इसकी, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इमेज बनाई है इस पहले लेंस ने, ये जो इमेज बनाई है इस पहले लेंस ने, ये इस दूसरे वाले के लिए, ये जो इमेज बनाई है इस पहले लेंस ने, ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ये ए डैश बी डैश जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव ने, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव ने, और ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट हो गई है। यू डिस्टेंस है इसका, आई पीस से है, यू ई कहा भाई मैंने। छोड़ दीजिए भाई पिछले वाले को, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे लेंसेज के, कि एक लेंस की इमेज दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। इसको छोड़ दीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है। इस आई पीस के लिए डिस्टेंस यू ई हो गया है, और ऐसा अरेंजमेंट किया हमने, ऐसा अरेंजमेंट किया है हमने फिलहाल जानबूझकर, इन दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक v नॉट है और ये यहां से यहां तक u e है। तो दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ साइन कन्वेंशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस देखना है। ये v नॉट है और ये u e है, और इनका ऐड करूं, इसे कहेंगे ट्यूब लेंथ भाई। इसे क्या कहा जाएगा? ट्यूब लेंथ कहा जाएगा। कहने का मतलब माइक्रोस्कोप की लेंथ है ये। दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस जो है वो इस माइक्रोस्कोप की लेंथ बनेगी, और ये लेंथ इस तरह से एडजस्ट की जा सकती है। आप बायो वाले बच्चे तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि वो ऊपर से घुमाने पर दोनों लेंस को पास या दूर ले जा सकते हैं। ये डिस्टेंस कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो मैंने ये डिस्टेंस ऐसा किया है फिलहाल कि ये आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर है, और बिल्कुल ये यहाँ पर इस आई पीस की फोकस है एफ ई। इसकी एक फोकस इधर भी रही होगी एफ ई यहाँ पर। कहने का मतलब इस पहले वाले लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाई, ये इमेज इस दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और ये ऑब्जेक्ट इस आई पीस की फोकस के अंदर रखी हुई है भाई, एफ ई के अंदर रख दी है मैंने।
और इस केस में तो ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह क्या करेगा ये कि ये जो रेज हैं, ये जो रेज आई हैं, इन्हें कॉन्टिन्यूसली आगे भेजेंगे। ये लाइट जो आई थी इस तरह से यहाँ अगर इमेज बना रही है और आगे जाने दीजिए इनको, इस वाले लेंस पर आएंगी और इस वाले लेंस पर आने के बाद, इस वाले लेंस पर आने के बाद इस तरह से, इस वाले लेंस पर आने के बाद इस तरह से ये लाइट कन्वर्ज होंगी, इस तरह से ये लाइट कन्वर्ज होंगी कि प्रोड्यूस करने पर यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है, यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है, इस ऑब्जर्वर को, यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा है, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये लाइट यहाँ कहीं से आई है और इसकी एक बड़ी इमेज बनेगी। इसकी एक A डबल डैश, B डबल डैश, H डबल डैश हाइट वाली एक बड़ी इमेज बनी है ये यहाँ पर। फिलहाल मैंने U की वैल्यू ऐसी सेट करी है कि ये D डिस्टेंस पर जाकर इमेज बन गई है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर है। भाई ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये जो डिस्टेंस है वो D डिस्टेंस है। D डिस्टेंस पर आकर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का केस है। मैं इसकी मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करूंगा। फिलहाल रे डायग्राम आपको समझ में आया हो कि मैग्नीफिकेशन की बात करी जाए, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पर एक इमेज बनी है, इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। फिर ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी और इसकी और बड़ी इमेज यहाँ बनेगी। तो इस छोटी ऑब्जेक्ट की दोनों लेंस ने मिलकर बड़ी इमेज बनाई है और ये बड़ी इमेज आपको दिखाई देगी। तो उस छोटी ऑब्जेक्ट को आप देख पाएंगे, उस लेंस, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप देख पाएंगे। तो मैग्नीफिकेशन की बात आएगी। मैग्नीफिकेशन फिर से बीटा बाई अल्फा। बीटा जो एंगल फाइनल इमेज ने बनाया है, फाइनल इमेज यहाँ कहीं आकर बन गई है, ये D डिस्टेंस पर इमेज बन गई है और इस इमेज ने आई के साथ, मतलब यहाँ जहां ऑब्जर्वर है यहाँ पर ये एंगल बनाया बीटा और ऑब्जेक्ट भी इतना ही एंगल बनाए। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगी, ऑब्जेक्ट को भी D डिस्टेंस पर सोचिए ये ऑब्जेक्ट अगर यहीं पर रख दी जाए, D डिस्टेंस, ये इमेज D डिस्टेंस पर बनी है, ऑब्जर्वर से D डिस्टेंस पर ये इमेज बनी है। अगर ऑब्जेक्ट भी यहीं पर रख दी जाए, एज्यूम करिए अलग से एक ट्रायंगल बना लो कि ये ए बी ऑब्जेक्ट D डिस्टेंस पर रख दी जाए इस C2 पॉइंट से, तो ये जो एंगल बनाएगी उस एंगल को अल्फा कहेंगे। और अब ये बीटा बाई अल्फा ही क्या कहलाती है, मैग्नीफिकेशन। भाई बीटा को नियरली इक्वल टू 10 बीटा और अल्फा को नियरली इक्वल टू 10 अल्फा लिखूंगा। 10 बीटा, ये बीटा यहाँ बन रहा है भाई, और इस ट्रायंगल में आ जाइए, इस छोटे ट्रायंगल को देखिए। 10 बीटा बराबर ये परपेंडिकुलर A डैश B डैश और ये बेस जो कि UE लिखा जा सकता है, तो A डैश B डैश अपॉन में UE लिखा जा सकता है 10 बीटा को। और 10 अल्फा की बात करूं भाई मैं, तो ये अल्फा यहाँ पर है, परपेंडिकुलर AB है और बेस D है माइनस का D भाई। इस तरह से इसको आगे मैं ये आगे बढ़ा रहा हूं इस तरह से यहाँ पर लिखकर कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, आप लिख गए हैं आई पीस के बारे में, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन में AB और ये ऊपर चला जाए भाई तो D अपॉन में UE। वैसे देखा जाए तो A डैश B डैश क्या है, H डैश हाइट ऑफ इमेज, AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू में D अपॉन में UE। भाई वैसे तो ये मैग्नीफिकेशन H डैश बाई H, H डैश बाई H मैग्नीफिकेशन है किसकी, ऑब्जेक्टिव की। H हाइट ऑब्जेक्ट की है और H डैश हाइट इमेज की है, तो ये मैग्नीफिकेशन है किसकी, ऑब्जेक्टिव की। और D बाई U सबसे पहला केस सिंपल माइक्रोस्कोप का, इतना हिस्सा ढक दिया जाए तो ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो है, एक ऑब्जेक्ट F के अंदर रख दी और यहाँ एक इमेज बना दी।
तो d बाई यू किसकी मैग्निफिकेशन है, आई पीस की। तो वैसे तो मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला है, मैंने पहले भी लिखवाया था, अगर दो लेंस, तीन लेंस, n नंबर ऑफ लेंस हैं, उनका कॉम्बिनेशन है, तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगी, उनकी मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव की मल्टीप्लाई में मैग्निफिकेशन आईपीस की ड्राइव कर आया है, हमने यहाँ ड्राइव कर दिखाया है। तो वैसे हमने अब ये देख लिया कि ये मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव इनटू आईपीस लिखी जा सकती है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन को h डैश बाई h के अलावा v नॉट अपॉन में u नॉट भी लिखा जा सकता है, और आई पीस की मैग्निफिकेशन को d बाई u की जगह 1 प्लस डी बाई एफ ई भी लिखा जा सकता है, 1 प्लस डी बाई एफ ई भी लिखा जा सकता है। ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले हैं। न्यूमेरिकल्स करते वक्त तो सिंपल तरीका अपनाइए। ये एक लेंस है, इसने इमेज कहाँ बनाई, फिर इसने इमेज कहाँ बनाई, या डायरेक्ट फॉर्मूले भी लग सकते हैं बहुत सारे केसेस में। तो गाइस, सिंपल माइक्रोस्कोप के दोनों केस और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये केस मैंने आपको बताया। इस माइक्रोस्कोप के बाद इसका दूसरा केस पढ़ेंगे जब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटोनियन का टेलीस्कोप और कैसीग्रेन का। तो मैं भी अगले लेक्चर में ये बातें पूरी हो जाएं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सिलेबस बहुत जल्दी खत्म होगा इसी मंथ में, और बहुत अच्छी रिवीजन पर हम पहुंचेंगे। थैंक्स गाइस।